बच्चों, मैं प्रिया राठौर आपके लिए आज लेकर आई हूँ जो हमारी क्लास 9th का चैप्टर चल रहा है, नया शुरू हुआ है, उसका लेक्चर नंबर 3। और आज हम करने वाले हैं जो हमारे प्राकृतिक संपदा है उसको लेक्चर को 3 को शुरू करेंगे। आज क्या क्या चैप्टर फ्लो था ये तो हमने देखा। लेक्चर फ्लो में आज हम वायु की गति या पवनें जिनको कहते हैं उनके बारे में बात करेंगे और काफी कुछ और। अब वायु की गति क्या है जिसको हम पवन कहते हैं, है ना। तो पवन की परिभाषा कभी आपसे पूछी जाती है जिसको हम कहते हैं विंड क्या होती है। तो बहती हुई हवा को या बहती हुई वायु को क्या कहा जाता है, पवन कहा जाता है या विंड कहा जाता है ना। वायु हमेशा नहीं बहती, स्थिर रहती है। जैसे कि अभी इस रूम में जो एयर है वो स्थिर है, लेकिन जब आपको ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, जब आपके बाल उड़ रहे होते हैं तो वो क्या है, वो पवन है, क्योंकि वो बह रही है। तो ये तो प्राकृतिक या अप्राकृतिक दोनों तरह से हवा। अब पंखा चल रहा है उससे जो वायु बह रही है तो वो अप्राकृतिक है। लेकिन यहाँ पे जब हम पवन की बात करते हैं तो हम प्राकृतिक पवन की बात करते हैं जो नेचुरली चलती है। मतलब जब वायु चलने लग जाती है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाने लग जाती है। अब वो कैसे जाती है, उसकी गति क्या होती है, किस तरह से वो एक जगह से दूसरी जगह गति करती है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, चलो शुरू करें। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम भौतिक कारक पढ़ रहे हैं। पहले हमने जो है शुरू किया था ताप से लेकर, ताप को कैसे मेंटेन होता है, ताप किस तरह से काम करता है। आज हम वायु के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, एयर के बारे में। अजैविक घटक पढ़ रहे हैं हम दिन भर की गर्मी के बाद शाम को बहने वाली ठंडी समीर से राहत महसूस करते हैं। होता है ऐसा, है ना। गर्मियों के दिनों में भी दिन भर तो ऐसे तपरा होता है, रात को अगर आप देखो तो थोड़ा ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती हैं तो हमें अच्छा फील होता है। ये हवाएं क्यों चलती है, इसी का राज हम देखेंगे अभी। कभी कभी कई दिनों तक अधिक गर्म मौसम के पश्चात वर्षा होती है, तब भी हमें अच्छा लगता है ना। हम कहते हैं बादल आ रहे हैं चल के। वो बादल कैसे आ रहे होते हैं, बादल भी को भी हवा लेकर आ रही होती है एक जगह से दूसरी जगह। वायु की गति का क्या कारण है और ये कौन कौन से कारक हैं जो इन्हें कभी समीर, समीर का मतलब हवा का चलना ही है भाई, बहती हवा को भी समीर ही कहते हैं। ठीक है, कभी तेज हवा कभी तूफान के रूप में गति प्रदान करती है। वर्षा का क्या कारण है, ये सारे रीजंस हमें जो है वो देखने हैं, एक एक करके हम देखेंगे इस टॉपिक के अंदर कि हवा कैसे बहती है, वर्षा कैसे होती है, क्यों रात को ठंडा हो जाता है दिन में गर्म हो जाता है, ये क्या रीजंस है इन सबके, ये सारे कारण हम ढूंढेंगे। ठीक है, ये सभी प्रक्रियाएं हमारे वायुमंडल में हवा के गर्म होने और जलवाष्प के बनने का परिणाम है। क्यों होता है ये सब, तो उसका रीजन क्या है। एक तो हवा जो है, वायु होती है वो गर्म होती है, वो एक रीजन है। दूसरा, जो वायुमंडल के अंदर जलवाष्प है, मॉइस्चर है जो, वो भी एक रीजन है कि हवा एक जगह से दूसरी जगह जाती है या बारिश होती है या जो भी रीजन है। हमने पढ़ा है बारिश कैसे होती है ना। ज़्यादा छोटे भी नहीं हो आप कि भाई वाष्पीकरण होता है, उससे जो है पानी जो है वायु के अंदर जाता है, वहाँ पे जल वाष्प में बदल जाता है, फिर उससे बादल बनते हैं। जब बादल में बहुत सारा पानी हो जाता है तो वापस वो ज़मीन पे गिर जाता है। ये सब प्रोसीजर हमने पढ़े। तो क्या परिणाम है, ये सब जो चीज़ें होती हैं, चलना, हवा का चलना, बारिश होना, इसके मेन 2 रीज़न क्या है। एक तो हवा का गर्म या ठंडा होना, लेकिन मेनली गर्म होना, ठीक है। और दूसरा, वायुमंडल के अंदर जलवाष्प की उपस्थिति। जलवाष्प जीवित प्राणियों के क्रियाकलापों और जल के गर्म होने के कारण बनती है। जलवाष्प बनने में भी क्या रीजन है, जल का गर्म होना। जल जब गर्म होगा, सनलाइट उस पर गिरेगी, तभी तो जलवाष्प बनेगा, है ना। तो जलवाष्प बनने में भी जल का गर्म होना इंपॉर्टेंट है। स्थलीय भाग जलीय भाग से होने वाले विकिरणों के परावर्तन और पुनः विकिरणों के कारण वायुमंडल गर्म हो जाता है। वही मेन रीजन कि हमारी पृथ्वी पे वायुमंडल है। अब इस वायुमंडल पे जब सनलाइट आती है, विकिरणें आती है सूरज की, या जल है, अगर पानी है, तालाब है, जो भी कुछ है, अगर जल भी है तो जल पे भी विकिरणें गिर रही है, तो इससे क्या होगा, वायुमंडल भी गर्म होगा और जल भी गर्म होगा। वायुमंडल के गर्म होने से वहां की हवाएं गर्म हो जाएंगी। होता है, दिन के समय गर्मी रहती है क्योंकि सारी हवा जो है सनलाइट की वजह से गर्म हो जाती है। और पानी भी गर्म हो जाता है, तालाब का पानी भी आपको गर्म मिलेगा, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर से। जितना रात में ठंडा रहता है उतना दिन में नहीं रहेगा, गर्म रहेगा। ये सब किसकी वजह से हो रहा है, विकिरणों के या तो परावर्तन। परावर्तन क्या होता है,
सूर्य की किरणें जो है वो टकरा के, देखो ऐसे टकरा के थोड़ी बहुत तो किरणें अंदर चली जाएगी पानी के और वायुमंडल के, कुछ किरणें जो है वो टकरा के वापस चली जाती है, इसको क्या कहते हैं, परावर्तन। पढ़ोगे आप थोड़ा सा क्लास 10th में, अभी हमें परावर्तन पे इतना डिस्कशन नहीं करना। पुनर्विकिरण, पुनर्विकिरण का मतलब यही, वापस से किरणें आती रहती है भाई, आती जा रही है, टकरा के जाती जा रही है, आती जा रही है, जाती जा रही है, तो ये वाला प्रोसेस चल रहा है, इस वजह से ऐसा होता है। गर्म होने पर वायु में संवहन धाराएं उत्पन्न होती है। संवहन धाराओं की प्रकृति को जानने के लिए आइए निम्नलिखित प्रक्रियाएं करते हैं। संवहन धाराएं क्या है? संवहन कहते हैं कन्वेक्शन को। कन्वेक्शन, कन्वेक्शन क्या होता है? कन्वेक्शन कि किसी भी चीज का इस तरह से इधर उधर घूमना, ऐसे रोटेट होना किसी भी फ्लो के अंदर, जैसे हवाएं बहती है ना, कोई मेन डायरेक्शन नहीं है, वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, डिपेंड करता है कि वाष्प दाब क्या है, वो सारी चीजें मैटर करती है। लेकिन कन्वेक्शन आपने सुना होगा, माइक्रोवेव, कन्वेक्शन माइक्रोवेव कहते हैं जिसको। इसमें क्या होता है, माइक्रोवेव के अंदर 2-3 तरह के माइक्रोवेव आते हैं। एक आता है कन्वेक्शन माइक्रोवेव, उसमें क्या होता है, जो रेज होती है ना माइक्रोवेव रेज, एक तो माइक्रोवेव की रेज सीधी बर्तन पे गिरती है, और एक होता है संवहन धाराओं वाला कन्वेक्शन माइक्रोवेव। उसमें क्या होता है, सब तरफ से माइक्रोवेव की जो रेज होती है वो उस बर्तन पे आती है, घूमती रहती है अंदर, कन्वेक्ट होती रहती है ना, ऐसे राउंड राउंड किसी भी मैनर में, तो उसको बोलते हैं कन्वेक्शन। तो जब हवाएं गर्म हो जाती हैं तो उनमें कन्वेक्शन शुरू हो जाता है, उनकी धाराओं में गमन करना शुरू हो जाता है, मतलब हवाएं बहना शुरू हो जाती है, ऐसे बोल सकते हो। उसके लिए एक क्रियाकलाप दे रखा है, कुछ नहीं है इस क्रियाकलाप में, अभी मैं आपको दिखा दूंगी उसका वीडियो और उसको हम देख भी लेंगे। क्या करना है आपको, तो इसमें जो भी एक कहा है कि आपको एक कंटेनर लेना है और उस कंटेनर के अंदर आपको जो है एक कैंडल लगानी है और आपको एक स्टिक लेनी है। कौन सी स्टिक? अगरबत्ती, इंसेंस स्टिक जिसको कहते हैं, अगरबत्ती लेनी है। अगरबत्ती लेनी है जला के, है ना, जली हुई लेनी है भाई, जली हुई लेनी है, इसको भी जला के रखना है। तो पहले आप ये प्रैक्टिकल देखाओ, मैंने उसका वीडियो बनाया है, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो जल्दी से फटाफट ये वीडियो देखो आप, मैं 2 मिनट में आती हूँ। देखिए बच्चों, यहाँ पे ये कैंडल जल रही है और इसमें अगर मैं किनारे पर रखती हूँ तो ये धुआं ऊपर की तरफ जा रहा है, बाहर निकल रहा है। अगर मैं कैंडल के ऊपर अगरबत्ती को रखती हूँ तो भी धुआं जो है वो ऊपर की तरफ जाता हुआ आपको दिखेगा, ये देखिए ऊपर जा रहा है। जब मैं कैंडल को अंदर ले जाती हूँ तब भी धुएं की डायरेक्शन आप देख सकते हैं, ये देखिए। तो इस धुएं की डायरेक्शन से हमें क्या सीखने को मिलेगा, क्या सीखने को दिख रहा है, ये हीट को प्रदर्शित कर रहा है, जिसको हम डिटेल में अभी क्लास के अंदर देखेंगे। तो देखा आपने वो प्रैक्टिकल। अब जो प्रैक्टिकल में आपने नोटिस किया वही हमसे पूछा है कि क्या होता है। तो देखो, जब हमने इसको यहाँ पे रखा इस किनारे पर, पहले वाले आपने वीडियो में देखा होगा, वहां पे क्या हुआ कि धुआं जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा था, इस तरह से। क्यों जा रहा था ऊपर की तरफ? उसका रीजन क्या है कि जब यहाँ पे कैंडल जल रही है तो यहाँ की जो वायु है, भाई वायु तो सब जगह होती है, यहाँ पे जो वायु है वो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। बात को समझना, आगे भी काम में आएगी। यहाँ की और इसके आसपास की जितनी भी वायु है ना वो गर्म हो जाती है। और अभी हमने कहा कि जब वायु गर्म हो जाती है तो वो घूमना शुरू कर देती है ना, संवहन शुरू कर देती है, वो संवहन धाराएं शुरू कर देती है, इस तरह से घूमना शुरू हो जाती है। और गर्म होने से एक और चीज होती है, जब वायु गर्म हो जाती है तो वो ऊपर उठती है ना। जब वायु गर्म हो जाती है तो वो क्या होती है, ऊपर की तरफ जाती है, ऊपर उठती है। तो जब यहाँ की वायु गर्म हो गई तो ये कहाँ जाएगी, बाहर ऊपर की तरफ, मतलब वायुमंडल में जाएगी। तो ये वायुमंडल में जाती है और यहाँ पे हम अगरबत्ती रखते हैं तो अगरबत्ती पे भी ये हवाएं जा रही है, ये वायु जा रही है, क्योंकि ये बाहर निकलना चाहती है। आपने बीच में अगरबत्ती रख रखी है तो भाई उससे टकराएगी ना, तो टकराएगी तो उसके धुएं को ऊपर की तरफ ले जाती है, क्योंकि वायु की दिशा क्या है, वायु की दिशा बाहर की तरफ जा रही है अभी, क्योंकि वायु ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, गर्म हो चुकी है और ऊपर जा रही है। तो बीच में जो भी आएगा उसको भी वो अपने साथ ले जाएगी। ये भी एक तरह की हवा ही है, गैस ही है, तो ये गैस को अपनी तरफ ले जाएगी। फिर दूसरे जो स्टेप है उसमें हमने क्या किया, इसको हम इसके मुंह पे ले आए,
यहाँ पे इस जगह पे लेके आए, तब भी हमने क्या देखा यहाँ पे कि जब हम इसको इसके मुंह पे लेके आए यहाँ पे, तब भी धुआं जो है वो ऊपर जाने लगा। वही रीजन है कि आपने इसको इसके ऊपर लाया, यहाँ की हवा जो है वो भी गर्म हुई, कैंडल जल रही है तो हवा गर्म हो रही है, कैंडल के जलने की वजह से गर्म हो रही है तो वो ऊपर जाएगी, तो वो धुएं को भी ऊपर ले जाती है। तीसरे में हमने क्या किया, इसको अंदर डाला, अगरबत्ती को हमने आपने देखा अंदर डाला था, तो हमने देखा कि कभी तो हवाएं ऐसे नीचे जा रही हैं, कभी ऊपर जा रही हैं। आपने देखा ऐसे गोला सा बन रहा था। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां हवा गर्म हो रही है, नीचे वाले एरिया में धीरे धीरे हवा गर्म होगी, एकदम तो गर्म नहीं होगी, पहले तो ऊपर का एरिया गर्म होता है फिर नीचे की हवा गर्म होगी। तो ये हवाएं ऐसे घूम रही है अंदर की तरफ, इस तरह से, है ना, फिर वो घूमते घूमते ऊपर की तरफ जाएंगी। तो इसीलिए आपको अगरबत्ती की आपने अगर देखी हो तो धुआं ऐसे 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 घूम रहा था। ये क्या है? ये कन्वेक्शन है, संवहन है। ये आपसे पूछ ले ऐसा क्यों हो रहा है, ये सब चीजें क्यों हो रही है, तो ये संवहन धाराओं की वजह से हो रही है। किस वजह से हो रही है? संवहन धाराओं की वजह से। कन्वेक्शनल वेव्स, जब वायु गर्म हो जाती है तो उसमें संवहन धाराएं शुरू हो जाती है तथा वायु ऊपर की ओर उठना शुरू कर देती है। इस कारण से ये चीजें हो रही है। जब धुआं ऊपर क्यों दिख रहा है? क्योंकि वायु ऊपर जाना चाह रही है, गर्म हवा। यहाँ पे ये घूम क्यों रहा है? क्योंकि अंदर वायु गर्म हो रही है और उसमें संवहन धाराएं चल रही हैं। हालांकि तीनों का रीजन संवहन धाराएं ही है, क्योंकि धाराएं चलेंगी तभी तो वायु एक जगह से दूसरी जगह जाएगी, गति करेंगी। तो इसका रीजन क्या है? संवहन धाराएं। तो ये एक्टिविटी है 14.2, यही है इसके अंदर, और कुछ ज्यादा इसमें है नहीं। प्रैक्टिकल आपने देख ही लिया। चलिए अब मेन टॉपिक पे आते हैं हम। जब वायु स्थल और जल के विकिरणों के कारण गर्म होती है तब यह ऊपर की ओर प्रवाहित होती है। अब जो है मेन चीज स्टार्ट हो रही है, इसको ध्यान से सुनना। आपने एक वर्ड सुना होगा, सी ब्रीज, क्लास 8th में शायद पढ़ा होगा आपने। सी ब्रीज और लैंड ब्रीज किसको कहते हैं? स्थल समीर और जल समीर, ऐसे करके कुछ हिंदी में नाम है, सी ब्रीज, लैंड ब्रीज। देखो, इससे पहले हमने एक एक्टिविटी की थी, तब हमने कहा था कि जो स्थल है वो बहुत जल्दी गर्म होता है और पानी जो है वो देर से गर्म होता है, और जब ठंडा होता है तो काम उल्टा होता है। स्थल जो है वो जल्दी ठंडा हो जाता है और स्थल जल जो है वो देर से ठंडा होता है। ठीक है, अब क्या होता है, जब भी जल और थल दोनों, जल और थल दोनों गर्म होंगे और उनके आसपास की वायु गर्म होगी, तो ये वायु क्या होगी? ऊपर की तरफ गमन करेगी। ये बात मैंने अभी आपको बताई कि कहाँ गमन करेगी। जब भी वायु गर्म होगी, चाहे वो जल की वायु हो, जल के ऊपर वाले एरिया की वायु हो, या थल की वायु हो, वो कहाँ गमन करती है? ऊपर की ओर गमन करती है। ये है लैंड वाला एरिया, है ना, स्थल, और ये है जल वाला एरिया, ये है जल। दोनों पे सनलाइट गिर रही है, दोनों पे सूरज की रोशनी आ रही है, दोनों पे सनलाइट आ रही है, सूर्य प्रकाश की किरणें आ रही है। अब यहाँ पे भी वायु है, यहाँ पे भी वायु है। ठीक है, अब क्या होता है, जब भी वायु गर्म होती है तो वो कहाँ जाती है? ऊपर की ओर आती है। लेकिन हमें यहाँ पे ये फैक्ट ध्यान रखना है कि स्थल जो है वो जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा भी होता है, जबकि जल जो है वो देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। समझ में आई बात? ये बात हम कल की क्लास में, लास्ट क्लास में कर चुके हैं। अब जब सनलाइट आएगी तो सबसे पहले कौन गर्म होगा? तो हम कहेंगे थल गर्म होगा, लैंड गर्म होगी सबसे पहले। जब लैंड के आसपास की वायु गर्म हो जाती है, गर्म वायु, तो इसमें क्या शुरू हो जाएंगी? संवहन धाराएं शुरू हो जाएंगी, और ये संवहन धाराओं की वजह से वायु कहाँ चली जाएगी? ऊपर चली जाएगी। गर्म हवा कहाँ चली जाएगी? ऊपर चली जाएगी। अब जब ये गर्म हवा ऊपर जाती है तो नीचे की तरफ, कुछ नीचे में कुछ जगह, कुछ समय के लिए वो जगह खाली हो जाएगी, है ना, वायु वहां पे नहीं है। देखो, हम ये कहते हैं कि वायु को कोई नहीं रोक सकता, वायु एक जगह से वायु जाती है तो दूसरी वायु वहां आ जाती है, लेकिन कुछ ऐसा एक मिली सेकेंड का टाइम आएगा जब जैसे ही गर्म हवा ऊपर जाएगी, यहाँ पे भी हवा है अभी, लेकिन मैक्सिमम हवा ऊपर जा चुकी है।
जब हवा ऊपर चली जाती है तो यहाँ पे एक क्षेत्र बन जाता है जिसको हम कहते हैं निम्न दाब, लो प्रेशर। देखो जहां पे भी वायु कम होगी ना वहां पे प्रेशर कम होता है, क्योंकि हमने कहा वायु प्रेशर डालती है। वायुमंडलीय दाब की कल हमने बात की थी कि वायुमंडल का एक प्रेशर होता है, वायु जो है वो एक प्रेशर डालती है, दाब डालती है। अब यहाँ पे वायु है ही नहीं तो यहाँ पे क्या बन गया, निम्न दाब उत्पन्न हो जाता है। और दाब की एक खासियत होती है कि वो हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गमन करता है ना। वायु की एक खासियत होती है, क्या खासियत होती है कि वो हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाता है। अब कई बच्चों को क्या है, ये याद करने में दिक्कत होती है कि निम्न से उच्च की तरफ जाता है या उच्च से निम्न की तरफ जाती है वायु। वायु जो है वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाती है, गति करती है। ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। देखो कुछ नहीं है इसको, ये आप अगर कंफ्यूज हो जाते हो तो देखो, जिसके पास जो चीज ज्यादा होगी वही तो किसी और को देगा। उच्च का मतलब क्या हो गया, उच्च का मतलब ज्यादा। भाई जिसके पास ज्यादा होगा वही तो कम वाले को देगा, जिसके पास पहले से ही कम है वो तो कुछ देने लायक रहता ही नहीं है। ऐसे आप याद कर सकते हो कि भाई वायु कहाँ जाएगी, उच्च से निम्न की तरफ। जिसके पास भाई खजाना है वही तो किसी गरीब को दे सकता है, जो ऑलरेडी कुछ नहीं है, जिसके पास जो अपना जैसे तैसे गुजारा कर रहा है वो थोड़ी अमीर को देगा कि लो मेरे ये इतने पैसे ले लो, ऐसे नहीं कर सकता। तो भाई क्या होगा, उच्च से निम्न की तरफ जाता है, ये फैक्ट याद हो जाएगा। तो वायु की गति कैसी होती है, उच्च से निम्न की तरफ होती है। अब यहाँ पे क्या शुरू हो गया है, निम्न दाब शुरू हो गया है, क्योंकि थल पहले गर्म हो गया, अभी जल धीरे धीरे गर्म हो रहा है ना। अब गर्म हुआ है तो यहाँ पे तो दाब पहले जैसा ही है, दाब पहले जैसा ही, कोई अंतर आया ही नहीं, क्योंकि अभी वायु ऊपर नहीं गई, अभी बराबर से वायु गर्म नहीं हुई है। यहाँ की देर से गर्म होती है, जल भी देर से गर्म होता है, तो अभी इतना सब कुछ आया नहीं है। तो यहाँ पे अब क्या है, उच्च दाब है, इसके कंपैरिजन में तो उच्च दाब है। मान लो पहले यहाँ पे 100 था, यहाँ पे भी 100 था दाब, ठीक है। वैसे एक वायुमंडलीय दाब 1 ATM होता है, ATM में नापते हैं दाब को, ATM है ना, वो स्मॉल वाला, कैपिटल ATM मत लिख देना, स्मॉल ATM। तो पहले दोनों में मान लो इधर भी 100 थी इधर भी 100 थी, अब यहाँ पे ऊपर चली गई वायु तो यहाँ पे 90 हो गया, पर यहाँ पे तो 100 ही है ना अभी भी। तो यहाँ पे उच्च दाब रहता है, यहाँ पे निम्न दाब रहता है, तो क्या होगा, वायु यहाँ की जो वायु है वो कहाँ गमन करेगी, इस साइड गमन करेगी। अब अगर हम वायु को कंपेयर करें तो यहाँ की वायु ठंडी है, अभी गर्म नहीं है प्रॉपरली, क्योंकि जल गर्म होगा तभी तो ऊपर वाली वायु गर्म होगी, जल तो धीरे गर्म होता है, तो ऊपर वाली वायु भी धीरे धीरे गर्म हो रही है। इसके कंपैरिजन में ये वायु ठंडी भी है। तो दिन के समय क्या होता है, ये कौन सा सीन हम देख रहे हैं, दिन वाला। दिन के समय क्या होता है, वायु की गति जल से थल की तरफ होती है। दिन के समय वायु की गति जल से थल की तरफ होती है। क्यों होती है, इसका रीजन समझ में आया, क्या लिखेंगे, क्योंकि दिन के समय स्थल जो है वो अधिक जल्दी गर्म हो जाता है, जिससे वहां की वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाती है। ऊपर वायु उठने की वजह से वहां पे निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है, तथा वहां की, अब यहाँ पे वायु खाली हो गई है, अब खाली जगह तो रह नहीं सकती, वायु तो आएगी, तो वो वायु कौन सी आती है, वो इधर वाली वायु इधर आ जाती है। भाई जगह तो रिप्लेस करनी पड़ेगी ना, आगे से आगे धक्का तो देना पड़ेगा ना, खाली जगह थोड़ी, या तो वैक्यूम क्रिएट हो जाए, और बिना वायु की जगह तो हो ही नहीं सकती वायुमंडल में। तो यहाँ से जल वाले एरिया से वायु कहाँ जाती है, थल वाले एरिया में आ जाती है। ये तो हो गया दिन का सीन। अब देखो रात वाला सीन, सेम सीन अब हम कब कर रहे हैं, रात में। ये थल और ये जल, ठीक है, ये जल हो गया और ये लैंड हो गया, थल हो गया। अब रात में सनलाइट तो होगी नहीं, तो हमारा वायुमंडल धीरे धीरे ठंडा होना चाहिए, लेकिन हम कह रहे हैं कि जल जो है वो देर से ठंडा होता है और लैंड जो है वो जल्दी ठंडी हो जाती है। अब क्या कहानी होगी, अब इन दोनों को कंपेयर करो तो लैंड तो ठंडी हो रही है अभी, है ना, या ठंडी हो चुकी है क्योंकि ये जल्दी ठंडी होगी। ये ठंडा नहीं हुआ है, जल ठंडा नहीं हुआ, तो इसके ऊपर की वायु अभी भी क्या होगी,
गर्म होगी, क्योंकि जल ठंडा नहीं हुआ तो उसके ऊपर की वायु भी ठंडी नहीं हुई होगी। तो अब इसकी वायु गर्म है इसके कंपैरिजन में, ये तो जल्दी ठंडा हो गया ना, स्थल तो जल्दी ठंडा हो गया, थल जल्दी ठंडा हुआ तो उसकी वायु भी ठंडी हो गई। अब इधर क्या है, यहाँ पे वायु जो है वो कैसी है, गर्म है, तो ये क्या करेगी, वही संवहन धाराएं और ऊपर चली जाएगी। ये कौन सा सीन की बात कर रहे हैं हम, रात के समय की बात कर रहे हैं, रात में जब सब कुछ ठंडा होने वाला होता है। क्या होगा, ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे जगह खाली हो गई, वापस वायु ऊपर चली गई, ठीक है, और ऊपर चली गई तो दाब कैसा हो गया, निम्न दाब बन गया है यहाँ पे, ठीक है। निम्न दाब बना तो आपको पता है वायु क्या करती है, उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ जाती है। अब थल में अभी भी वायु वैसी ही है, ठंडी हो गई है यहाँ पे, तो ये तो ऊपर जा ही नहीं रही, तो यहाँ पे वही वायु है। इस वायु की कमी को पूरा करने के लिए यहाँ पे दाब अभी भी कैसा है, उच्च है इसके कंपैरिजन में। कहानी वही सेम है, सिर्फ रात और दिन में अंतर इतना आ गया कि यहाँ पे पहले ठंडा हो गया, यहाँ पे बाद में ठंडा हो रहा है। अब क्या होगा, अब वायु कहां से कहां आएगी, इधर से इधर आएगी। क्यों, क्योंकि अब यहां पे निम्न दाब है, यहाँ की वायु अभी भी गर्म है जो ऊपर जा रही है, और ऊपर जा रही है तो फिर इसकी जगह भरनी पड़ेगी, और जगह भरनी है तो कहां से भरोगे, थल से लेकर आएगी, क्योंकि जल में तो सब जगह एक जैसी वायु होगी, है ना। आपको ये उच्च निम्न याद नहीं रहे ना, तो आप तो ये याद रखो कि वायु जब ऊपर चली जाती है तो उस वायु की जगह को भरने के लिए पास वाले से वायु आएगी। अब पास कौन है भाई, थल और जल दो ही तो चीजें हैं। जब थल के पास कमी हो जाती है तो जल वायु दे देता है उसको, और जल के पास कमी हो गई है, वायु ऊपर चली गई है, यहाँ पे वायु की कमी हो गई है तो थल उसको वायु दे रहा है, ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है। तो रात के समय वायु की गति क्या होती है, रात के समय वायु की गति थल से जल की तरफ होती है, और दिन के समय वायु की गति क्या होती है, दिन के समय वायु की गति क्या होती है, जल से थल की तरफ। ये आपको चीज याद होनी चाहिए, और क्यों होती है इसका रीजन मैंने आपको समझा दिया, ठीक। अब लिखा हुआ पढ़ लेते हैं। चूंकि जल की अपेक्षा थल जल्दी गर्म होता है, ठीक है, इसीलिए स्थल के ऊपर की वायु जल के ऊपर की वायु की अपेक्षा तेजी से गर्म हो जाएगी, है ना। सनलाइट तो दोनों पे गिर रही है, लेकिन स्थल जो है यानी कि लैंड जो है वो जल्दी गर्म होगा, तो उसके ऊपर की वायु भी जल्दी गर्म हो जाएगी। अब गर्म हो गई है तो क्या होगा, गर्म हो गई है तो अगर हम तटीय क्षेत्रों को दिन में देखते हैं, तटीय क्षेत्र मतलब कोस्टल एरिया, ये जो मैंने आपको सीन बनाया ना, यहाँ पे लैंड है और यहाँ पे पानी है, इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, कोस्टल एरिया बोलते हैं, तटीय क्षेत्र, ऐसे जहाँ पे लैंड के पास जल भी होता है, समुद्री इलाके जिसको आप कहते हैं, है ना, समुद्र का बीच है, जैसे लैंड है, आसपास पानी भी है और लैंड भी है, उसको बोलते हैं तटीय क्षेत्र। तो दिन के समय जब हम देखते हैं तो पाते हैं कि स्थल के ऊपर की वायु तेजी से गर्म होकर ऊपर उठना शुरू कर देती है ना। ये जल्दी गर्म हो गया तो इसकी वायु ऊपर उठ गई, तो यहाँ पे जगह खाली हो गई। अब जब वायु जो जगह खाली है वो कहाँ से आएगी, तो जल वाली वायु आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। जैसे जैसे यह वायु ऊपर की ओर उठती है वहां कम दाब का क्षेत्र बनने लग जाता है, यही बताया मैंने आपको। क्या होगा भाई, यहां से वायु ऊपर चली जाएगी तो यहाँ पे निम्न और कम तो एक ही है ना, इतना तो समझते हो, कम दाब का क्षेत्र बन गया है यहाँ पे। अब इस कम दाब को करने के लिए क्या होगा, समुद्र से, समुद्र और जल एक ही बात है, ठीक है। समुद्र के ऊपर की वायु कम दाब वाले क्षेत्र की ओर प्रवाहित हो जाती है, इसके पास क्या होती है, वायु इधर आ जाएगी, समुद्र से कहाँ आ जाएगी, लैंड की तरफ आ जाएगी। ये बात समझा दी। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में वायु की गति पवनों का निर्माण करती है। अब वायु गति कर रही है तो उसी को हम पवन कह रहे हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है ना। इसीलिए जो समुद्र के आसपास के एरिया रहते हैं, है ना, बीच वगैरह में, जो बॉम्बे हैं वो बीच के आसपास का एरिया सेलेक्ट करते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पे रात को ठंडी हवाएं आना शुरू हो जाती है, गर्मी के दिनों में भी। और ऐसा आप नोटिस भी करेंगे, अगर आपके आसपास कहीं सिटी में तालाब है तो आप एक तो मेन सिटी में घूमो, उसके बाद आप उस तालाब के एरिया के आसपास जाओगे ना तो आपको ठंडा फील होगा। क्यों हो रहा है, इसी वजह से, क्योंकि लैंड तो क्या हो चुकी है, ठंडी हो चुकी है। लैंड तो गर्म हो गई थी दिन में, तो वहां से ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हैं आपके आसपास, पर वो ज्यादा दूर नहीं जाती, इसलिए
आपको ऐसा नहीं कि पूरे शहर को ठंडा करेगी, ये हम आसपास की बात कर रहे हैं कि समुद्र है या जल है उसके पास वाली लैंड की बात कर रहे हैं, इसलिए तटीय क्षेत्र बोल रहे हैं। ठीक है, ऐसा आप नोटिस करते होंगे जैसे हमारे यहाँ पे भी आना सागर है, तो जब हम हमारे घर से आना सागर की तरफ जाते हैं ना, दिन में या रात में कभी भी जाते हैं, तो हमें ठंडा फील होता है। नॉर्मल जो सिटी में फील हो रहा है वो आना सागर, एक हमारे यहाँ तालाब है, बड़ा सा सागर है, उसके पास जाते हैं तो वहाँ ठंडी ठंडी हवा, ठंड भी ज़्यादा लगती है, गर्मी के दिनों में ठंडा भी फील होता है, क्योंकि हवाएं क्या हो रही होती है, इस तरह से गति कर रही होती है, लैंड की तरफ आ रही होती है दिन में भी, और रात में उल्टा जाती है। दिन के समय हवा की दिशा समुद्र से थल की ओर होती है, ये बता दिया आपको मैंने, जल से थल लिखवाया है, यहाँ पे समुद्र से, क्योंकि यहाँ पे तटीय क्षेत्र के बारे में बोला है, जल से थल की ओर, ये बात आपको याद रखनी है। दिन के समय क्या होता है, गति कैसी होती है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि दिन के समय वायु की तटीय गति को समझाइए, तो आपको समझा दिया मैंने ऐसा क्यों होता है। रात में उल्टा हो जाएगा, रात के समय स्थल और समुद्र दोनों ठंडे होने लगते हैं, ठंडे तो दोनों हो रहे हैं, लेकिन स्थल की अपेक्षा जल धीरे धीरे ठंडा होता है, क्योंकि हमें पता है कि स्थल जो है जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा होता है, तो यहाँ पे भी स्थल बाजी मार लेगा, गर्म होने में भी पहले गर्म हो जाता है, ठंडा होने में भी पहले ठंडा हो जाता है, तो हमेशा जीतता यही है। यहाँ पे क्या होगा, ये जल्दी ठंडा हो जाएगा, जल्दी ठंडा होते ही फिर वही कहानी, ये जल्दी ठंडा हो गया, जबकि ये अभी ठंडी नहीं हुई है, तो इसकी वायु तो अभी भी ऊपर जा रहा है, और यहाँ पे फिर वायु की कमी आ जाएगी, तो स्थल से जल की तरफ वायु आएगी, फिर धीरे धीरे ठंडा होता है, इसीलिए जल के ऊपर की वायु स्थल के ऊपर की वायु से गर्म होती है। ठीक है, अभी भी जल की वायु गर्म है, क्योंकि वो ठंडा नहीं हुआ है, थल जल ठंडा हो गया, इसके वायु ठंडी हो गई, तो ये तो अभी भी ऊपर जाएगी, और फिर उसकी कमी को पूरी करने के लिए स्थल से वायु जल की ओर आएगी। ठीक है, दोनों सीन मैंने आपको समझा दिए, दोनों कहानी मैंने आपको समझा दी, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछने लायक है, इसीलिए आप इसको याद रखें। ठीक, दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, दिन में क्या होता है, रात में क्या होता है। दो तीन चीजें आपको याद रखनी है, पहला, स्थल जल्दी ठंडा होता है, जल्दी गर्म होता है, गर्म वायु हमेशा ऊपर जाती है। तीसरा, निम्न वायु हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाती है, जहां पे भी निम्न दाब होगा वायु वहां पे चली जाएगी। ये तीन कॉन्सेप्ट इस वाले टॉपिक से आपको याद होने चाहिए, और ये सब रीजंस की वजह से ऐसा होता है। आपको उल्टा पूछ ले, दिन के समय वायु जल से थल की ओर क्यों जाती है, तो आपको यही लिखना है जो हमने पढ़ा है कि दिन के समय सूरज की रोशनी गिरती है, स्थल जल्दी गर्म हो जाता है, वहाँ की वायु ऊपर चली जाती है, उसकी कमी को पूरा करने के लिए निम्न दाब बन जाता है, उसकी कमी को पूरा करने के लिए जल वाले हिस्से या समुद्र वाले हिस्से से वायु स्थल में आ जाती है, इसलिए वायु की गति जल से थल की ओर होती है बस। और थल और स्थल अलग अलग नहीं है, जैसे कि समुद्र और जल अलग अलग नहीं है। ठीक है, थल भी बोल दे तो कंफ्यूज मत होने जाना कि वहां पे तो स्थल बोला था, भाई थल लैंड स्थल सब एक ही है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे आज का हम टॉपिक जो है खत्म करते हैं, उससे पहले ये वाला क्वेश्चन कि तटीय क्षेत्रों में रात के समय वायु की दिशा क्या होती है, वही जो मैंने बोला कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, बताओ कैसी होगी इसमें। तटीय क्षेत्रों में रात के समय वायु की दिशा क्या होगी, अभी जो हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़े उसके अकॉर्डिंगली बताओ क्या होनी चाहिए। रात के समय स्थल जल्दी ठंडा हो जाएगा, जल अभी भी ठंडा नहीं हुआ है, तो जल के ऊपर की वायु चली जाएगी, वो चली जाएगी तो वायु स्थल से जल की तरफ आएगी, स्थल से जल की तरफ या स्थल से समुद्र की तरफ, क्योंकि तटीय क्षेत्र बोल रहा है। आंसर मिल गया। इन हवाओं को बहुत से अन्य कारक भी प्रभावित करते हैं, जैसे कि पृथ्वी का घूर्णन, है ना। अब आप बोलेंगे कि नहीं मैम वहां तो ऐसा होता है, तो देखो ये तो हमने लॉजिकल बात की, लेकिन कोई भी हवा है उसको बहुत सारी चीजें, वहां की जलवायु कैसी है, वहां पे वो कौन से पृथ्वी के कौन से एरिया में उपस्थित है ना, पृथ्वी उस टाइम कैसे रोटेट कर रही है, किस स्पीड से रोटेट कर रही है, वो सारी चीजें भी मैटर करती है। पवन के मार्ग में आने वाले पर्वत श्रृंखलाएं, भाई आप कह रहे हो ये मान लो ये पहाड़ है बहुत लंबा, माउंट एवरेस्ट है, लैंड है, उधर इतना सा समुद्र तल है नीचे से, अब यहाँ से ऊपर हवा जाना तो भाई थोड़ा सा मुश्किल काम हो गया ना भाई, क्योंकि ये हवा तो ऊपर जाएगी ही नहीं, यहाँ तो गर्म है,
गर्म हवा ऊपर जाती है, नॉर्मल हवा है तो वो ऊपर जाएगी नहीं। तो बहुत सारी चीजें मैटर करती है कि आप थल बोलो तो ऐसा नहीं कि थल मतलब माउंट एवरेस्ट। तो पहाड़ी श्रृंखलाओं को हवाएं रोक देती। मान लो ये हवा आ रही है तो माउंट एवरेस्ट इतना बड़ा है, हिमालय इतना बड़ा है कि हवाएं रुक जाती है। और बारिश की असमानताओं का कारण भी यही है। सोशल आप थोड़ी बहुत पढ़ते हैं, है ना, कि पहाड़ी श्रृंखलाएं ज्यादा होती है तो वो मानसून हवाएं नहीं आ पाती, जिससे बारिश भी कम हो जाती है, रोक लेती है वो हवाओं को। तो वो और भी रीजंस हो सकते हैं, लेकिन ये एक फैक्ट है जो अभी हमने पढ़ा। बाकी और भी रीजंस है, जैसे ताप, दाब, पृथ्वी का घूर्णन, पर्वत श्रृंखलाएं, ये भी कुछ रीजंस हो सकते हैं। ठीक है, तो लेक्चर को आज हम खत्म करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो।